हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ शर्मा एंड हमारी जो एमपीआई की वीडियो लेक्चर चल रहा है उसमें ये दूसरी वीडियो है। जो एमपीआई का आर्किटेक्चर, उसके थोड़ा ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग को सीखना है कि ये सारा जो ब्लॉक्स हैं ये हमने कैसे बनाया, तो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है कि आप लोग एमपीआई का जो आर्किटेक्चर है उसको आप कैसे एकदम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं, याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं वहाँ से। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या होना है, एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमें तीन चीज़ें पता होना चाहिए वो क्या है, डैट इज़ आर। सबसे पहले हमारी जो बसेस होती है, तीन बसेस का मेन रोल है इसमें। पहली बस हमारी एड्रेस बस, ओके। इसके बाद डेटा बस, एंड जो तीसरी हमारी है वो है कंट्रोल बस। ठीक, तो इन तीन बसेस के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो अब एड्रेस बस, नाम से पता लग रहा है एड्रेस बस क्या है। एड्रेस बस वो बस है जो हमें फेच करती है कि लाइक हमने कोई कमांड दे दी एमपीआई को, है ना। अब वो कमांड किस एड्रेस पे जाके एग्जीक्यूट होगी, या फिर हमें मान लो कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन या कुछ भी हमें परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क, वो किस एड्रेस पे जाके परफॉर्म होगा, वो एड्रेस फेच करके कौन लाता है, एड्रेस बस। तो इसका काम क्या है, एड्रेस को कैरी करता है। ठीक, अब एड्रेस को कैरी कर लिया, अब बात आती है डेटा बस का क्या काम है ना। तो डेटा बस का काम क्या है, डेटा बस क्या करता है, इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा, इस एड्रेस पे जो भी डेटा होगा उस डेटा को कैरी करके लाएगा, डेटा एट एड्रेस। ठीक, अब बात करते हैं कि कंट्रोल बस का क्या काम है। सो कंट्रोल बस का क्या काम है, क्योंकि हमारा एम है, जो एम कह रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर है 8085, उस पर हमें कुछ अगर राइट करना है, कुछ रीड करना है, तो ये सारा काम होता है कंट्रोल बस का। कुछ भी राइट करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन, सपोज हमें राइट एंड रीड का जो ऑपरेशन होता है, राइट या रीड ऑपरेशन हमारा कौन करता है, कंट्रोल बस करते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं कि एड्रेस बस कितने बिट का होता है, डेटा बस कितने बिट का होता है। तो अब ये बताओ कि जो एड्रेस होता है, हमें ये तो पता है 8085 जो है, 8085 कितने बिट का है, 8 बिट है। 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो अगर 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ALU हुआ, यहाँ पे ALU जो हुआ वो हमारा 8 बिट का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो MPI का हमारा ALU है वो 8 बिट का होता है। ठीक, अब देखना ये है कि एड्रेस कितने बिट का होता है। एड्रेस MPI हमारा जो है हेक्साडेसिमल पे काम करता है, हेक्साडेसिमल पे काम करता है ना। तो एड्रेस कितने बिट का हुआ, 16 बिट का। एड्रेस होता है 16 बिट का और डेटा होता है 8 बिट का। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा बेसिक था, ये हमें पता होना चाहिए एमपीआई का, बिल्कुल बेसिक सा है। डेटा बेस क्या होती है, एड्रेस बेस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है, कितने बिट का होता है एमपीआई, कितने बिट का। तो ये थोड़ा बेसिक था। अब स्टार्ट करते हैं, इसके आर्किटेक्चर पे आते हैं हम लोग, है ना। तो आर्किटेक्चर पे मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करूँगा, डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम काउंटर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। किससे, प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या रोल है, प्रोग्राम काउंटर का क्या रोल है, ये होल्ड करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करके रखता है। सपोज करो कि ये कुछ हमारे पास टास्क है, यहाँ पे ये एड्रेस 1 है, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4 है। तो एड्रेस 1 पे अभी कुछ हमारे पास टास्क हो रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे। ठीक, अब मेरे को ये करना है, ये टास्क मेरा हो गया कंप्लीट। अब ये टास्क शिफ्ट हो गया किस पे, अगला टास्क आ गया इस पे। तो अब जो है, अब काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा इस पे, है ना। ऐसे ही जब इस पे काम हो रहा होगा तो ये प्रोग्राम काउंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे इंक्रीमेंट होता रहता है ना।
तो अब देखा हमने क्या कि प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है, एड्रेस को, नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करके रखता है। जिस एड्रेस पे अभी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, उससे अगला जो एड्रेस होगा उसको होल्ड करके रखता है। ठीक, इसके बाद अब हमने क्या देखा कि होल्ड तो करके रख रहा है, लेकिन जिस एड्रेस को उसने होल्ड करके रखा था, जब उस एड्रेस की बारी आई एग्जीक्यूट होने की, तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट एड्रेस पे चला गया। अब नेक्स्ट एड्रेस पे कैसे गया भाई वो, है ना? तो नेक्स्ट एड्रेस से वो कैसे गया, इसकी मदद से, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर की मदद से। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर को एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कर देता है, या फिर अगर बैकवर्ड लेके जाना है तो बैकवर्ड कर देता है। समझ रहे हो? तो अब मेरे को बताओ कि प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होगा, थोड़ा सा सोचो। किससे डीलिंग हो रही है प्रोग्राम काउंटर की? एड्रेस से। तो एड्रेस कितने बिट का है? 16 बिट का। तो प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का हो जाएगा? 16 बिट। ठीक, इसके बाद मैं बात करूं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितने बिट का होगा? किससे डील कर रहा है? पीसी से। पीसी से डील कर रहा है ना। पीसी कितने बिट का है? 16 बिट का। तो ये कितने बिट का हो जाएगा? 16 बिट का। ठीक, तो अब हमने क्या किया, अभी हम लोग ने दो इंस्ट्रक्शन देख ली। तो जो इंस्ट्रक्शन हम लोग ने देख ली मैं उसको हाईलाइट करता रहता हूँ। तो हम लोग ने क्या किया, एक तो ये वाली इंस्ट्रक्शन हमने देख ली और एक ये वाली इंस्ट्रक्शन हमने देख ली। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि जो डेटा है वो इसने फेच करा पीसी से, डेटा वगैरह जो भी है फेच करके, डेटा और या एड्रेस, कुछ भी कह सकते हो, डेटा हो या एड्रेस हो। एड्रेस बस क्या करेगा, एड्रेस कैरी करेगा, डेटा बस क्या करेगा, डेटा कैरी करेगा। अब कैरी करके उसको लेके कहाँ जाएगा, है ना? कहाँ लेके जाएगा? एड्रेस बफर में, या एड्रेस या डेटा बफर में। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा कह सकते हैं कि ये जो बफर है हमारे पास, ये कितने बिट का है? देखो, अब आप कहोगे कि यहाँ पे एड्रेस लिखा है, मतलब एड्रेस से डील कर रहा है, तो ये 16 बिट का होगा। तो अब ऐसा नहीं है, देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है। हमें यहाँ पे दो एड्रेस बफर है ना, एक एड्रेस बफर ये है और एक एड्रेस या डेटा बफर है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एड्रेस बफर हमारा 16 बिट का हो गया, तो 16 बिट का ये प्लस 16 बिट का ये कितने बिट हो गए? 32 बिट हो गए। 32 बिट हो गए। बट हमारा 8085 कितने बिट्स पे काम करता है? 8 बिट्स पे काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, 8 बिट पे काम करता है। तो उसने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे हमें एड्रेस आएगा, एड्रेस या डेटा आएगा, कुछ भी आ सकता है ना, एड्रेस भी आ सकता है, डेटा भी आ सकता है। तो उसने क्या किया, एड्रेस या डेटा, अभी इसको भूल जाओ, एड्रेस या डेटा जो भी आएगा वो इसमें आएगा। ठीक, अब बात आती है कि भाई अगर डेटा यहाँ पे आएगा तो ठीक है, 8 बिट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मान लो यहाँ पे एड्रेस आएगा, तो एड्रेस तो हमारा 16 बिट का है, तो यहाँ पे स्टोर हो नहीं पाएगा। तो उसने क्या किया, एड्रेस को स्टोर करने के लिए उसने एक एड्रेस बफर और बना दिया। तो ये 8 बिट का, ये 8 बिट का। अगर डेटा आया तो यहाँ चला जाएगा, एड्रेस आया तो आधा एड्रेस यहाँ आएगा, आधा एड्रेस यहाँ आएगा। बात समझ में आई? एड्रेस बफर और एड्रेस या डेटा बफर क्या होता है? ठीक है, तो अब इसमें ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये हमारा होता है D0 से D7 तक, और ये होता है D7 से D15 तक। ठीक, अब हमने क्या क्या देख लिया, प्रोग्राम काउंटर देख लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लिया, एड्रेस बफर देख लिया, एड्रेस या डेटा बफर देख लिया, है ना? अब चलो ठीक है भाई, डेटा हमारा यहाँ पे आ गया, डेटा या एड्रेस हमारा आ गया। अब क्या होता है, अब जो डेटा एंड एड्रेस है यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ से ट्रैवल करके जाता है अपनी किस में, 8 बिट जो इंटरनल डेटा बस है इसमें जाता है। ठीक है, यहाँ से ट्रैवल करके वो इसके अंदर चला जाता है ऐसे। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ से तो आया है ना, इसके अंदर से ट्रैवल होकर तो बाहर आया, तो यहाँ पे तो एंटर करेगा नहीं, तो कहाँ एंटर करता है? वो एंटर करता है इसमें, ये यहाँ पे वो एंटर कर जाता है। अब इसका काम क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ।
आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उनको कहीं बिठाते हो, बिठाने वगैरह का इंतज़ाम करते हो, है ना, बिठाते हो, उसके बाद जो है चाय पानी वगैरह जो चलता रहता है ना। तो अब डेटा इनके लिए मेहमान है, तो अब डेटा बस के लिए डेटा मेहमान है और उसने इस डेटा को बिठाने का काम कहाँ पे किया है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। बट यहाँ पे आती है एक थोड़ा सा, क्या कह सकते हैं कि ट्विस्ट आता है यहाँ पे, क्या कि डेटा जो है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो आया वो तो किस किस इसमें है, हाई लेवल लैंग्वेज में है। डेटा हमने भेजा है ना, हम तो यही भेजा होगा कि भाई ऐड करो, हमने भेजा ऐड 2 और 3। तो अब भाई कंप्यूटर को समझ में आता नहीं है कि ऐड क्या है, कंप्यूटर समझता है 0101 की लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे डेटा आएगा तो पहली बात तो ये हमारा हो गया 8 बिट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा भी आ सकता है, एड्रेस भी आ सकता है, तो हम लोग मिनिमम वाला लेके चलेंगे कि यहाँ पे डेटा मान के चलेंगे, तो 8 बिट आ गया। डेटा और एड्रेस दोनों आ सकते हैं, है ना, तो 8 बिट का। अब हुआ क्या, यहाँ पे आया 8 बिट का डेटा हाई लेवल लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर के भाई समझ में आएगी नहीं, तो कंप्यूटर के समझ में आने के लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ से जो है डेटा कहाँ चला जाएगा, इंस्ट्रक्शन डीकोडर में चला गया। अब इंस्ट्रक्शन डीकोडर का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन डीकोडर क्या करता है, इस डेटा को हाई लेवल से लो लेवल्स में कन्वर्ट कर देता है, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करके कहाँ भेजता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल के पास। तो अब हम लोग ने क्या क्या देख लिया, पीसी देख लिया, INR DCR देख लिया, एड्रेस बफर डेटा बफर देख लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर देख लिया और इंस्ट्रक्शन डीकोडर भी देख लिया, है ना। तो अब हम बात करते हैं किसकी, टाइमिंग डायग्राम की। सो टाइमिंग डायग्राम का क्या रोल है, मैं एक तरह से ये कह सकता हूँ कि जो टाइमिंग डायग्राम है ना, वो हमारा एज ए नर्वस सिस्टम काम करता है, समझ रहे हो। जैसे अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है ना, सेम वही काम है किसका, टाइमिंग डायग्राम का। तो नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, सबको जो है उनका काम बताता है कि, है ना, कि ब्रेन से ये मैसेज आया है तो अब हाथ को ये काम करना है, ब्रेन से ये मैसेज आया है तो टांगों को आगे चलना है, ब्रेन से ये मैसेज आया है तो उंगलियां हिलानी है ना, यही होता है। ब्रेन से मैसेज ही नहीं आएगा तो उंगलियां हिलेंगी ही नहीं, हाथ चलेंगे नहीं, पैर चलेंगे नहीं, है ना। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल का काम क्या है, ये सबको मैसेज देता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारा ये काम है। ये सब में काम जो है एक तरह से मैं कह सकता हूँ डिवाइड कर देता है, ठीक। तो असली काम जो है शुरू होता है यहाँ से, टाइमिंग एंड कंट्रोल के बाद। अब टाइमिंग एंड कंट्रोल के बाद क्या होता है, काम आता है ALU का। अब ALU क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है ALU। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सपोज करो कि ये मैं कह सकता हूँ एक तरह से डेटा को लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, समझ रहे हो। डेटा को लेगा, प्रोसेस करेगा और उसका आउटपुट देगा। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर मैंने दिया, क्या दिया, मैंने डाल दिया ऐड B, 25H, सॉरी यहाँ पे आएगा ADI, ठीक है, ADI आएगा, ऐड B, 25H। तो मैंने ये कमांड दी। तो अब भाई तुम लोग बोलोगे कि यार इसमें एक तो हमें B दिख गया, पर जब भी एडिशन होता है वो दो चीज़ों के बीच में होता है, लाइक 2 + 3 = 5, है ना। तो तुम बोलोगे यार चलो हमने मान लिया 3 तो हो गया हमारा B, तो हमने 2 तो दिया ही नहीं, तो हमें 2 भी देना पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा भाई 2। लेकिन हमें यहाँ पे 2 नहीं देना। 2 क्यों नहीं देना, क्योंकि जो 2 जहाँ पे स्टोर होएगा वो जगह ऑलरेडी यहाँ पे है, दैट इज एक्यूमुलेटर। 2 कहाँ स्टोर होएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होएगा। और ये जो 3 है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा टेम्प रजिस्टर में। अब ये रजिस्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, BCDEHL कुछ भी हो सकता है ये रजिस्टर, है ना। तो अब ALU जो 2 इनपुट्स लेगा, वो एक लेगा एक्यूमुलेटर से, एक लेगा टेम्प रजिस्टर से, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग अब कुछ डेटा डालेंगे, डेटा ही डालेंगे ना यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 8 बिट का, और ये कितना हो गया 8 बिट का, ठीक। तो अब क्या होगा, एक नंबर आ गया यहाँ से, ठीक है, एक नंबर आया यहाँ से, एक नंबर आया यहाँ से, यहाँ पे उसका जो है प्रोसेसिंग हुई सारी। प्रोसेसिंग होने के बाद ये क्या करेगा, वापस से भेजेगा डेटा बस को, और डेटा बस क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा वापस से एक्यूमुलेटर में। समझ रहे हो क्या रहा है।
तुम कहोगे यार एक्यूमुलेटर में तो हमारा पहले से डेटा पड़ा हुआ था, जो हमने टू जो था टू एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो हमारा टू एक्यूमुलेटर में था, मान ली बात। लेकिन जब टू इसने इसको दे दिया तो ये पोजीशन जो है खाली हो गई, है ना, ये पोजीशन खाली हो गई। अब यहाँ से टू लिया, यहाँ से थ्री लिया, प्रोसेसिंग करके 5 बनाया, 5 को उसने कहाँ स्टोर कर दिया, एक्यूमुलेटर में वापस से, सीधी सी बात। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्या क्या देख लिया, अब हम लोग ने एक्यूमुलेटर का काम भी देख लिया, टेम्प रजिस्टर का भी देख लिया, ALU का भी देख लिया। ठीक, अब बात करते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल का भी देख लिया हम लोग ने कि टाइमिंग एंड कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटरप्ट कंट्रोलर का क्या काम है। ये यहाँ पे टॉप पे जो है इंटरप्ट कंट्रोलर, तो इसको मैं कर देता हूँ। इंटरप्ट कंट्रोलर का काम क्या है कि अगर कोई भी इंटरप्ट जनरेट होता है बीच में, लाइक हम लोग हमने कमांड दी है क्या कि हमने प्रिंटर को जो है कमांड दी है कि आपको इतने 25 पेजेस प्रिंट करने हैं, पर हमने उसका जो पेजेस उसको दिए हैं 15 पेज डालने हैं उसके हमने, ठीक है, और हमें प्रिंट कमांड दे दी 25 पेजों की। तो 15 पेज प्रिंट होने के बाद एक इंटरप्ट जनरेट होगा जो कहेगा एरर लोडिंग पेज। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरप्ट आया ये कहाँ से आया, इंटरप्ट कंट्रोलर का काम है ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, कब इंटरप्ट जनरेट करना है, कब इंटरप्ट जनरेट नहीं करना है ना। हमें खाली इंटरप्ट आ रहा, मतलब जो होता है एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम बिना उसको आगे मैं इंटरप्ट की सारी वीडियो लेक्चर अगला इंटरप्ट का ही है ना, तो उसमें डिस्कस करेंगे बफर इंटरप्ट क्या होते हैं, ठीक है, और जो भी हमारा है इंटरप्ट को मैनेज कैसे करते हैं सब देखेंगे आगे। तो फिलहाल इतना ही है कि काम करते करते जो रुकावट आती है और उस रुकावट से कैसे डील करना है, ये सारा काम है इंटरप्ट कंट्रोलर का। ठीक, अब आते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोल पे। तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल का भाई नाम ही बता रहा है कि कुछ भी डेटा हमें इनपुट लेना है या आउटपुट देना है, तो वो सारा काम किसका है, इनपुट आउटपुट कंट्रोल का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो है ये क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, BCDEHL, ये हमारे क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। और जनरल पर्पस रजिस्टर्स का क्या काम है, क्या काम है इनका भाई, तो देखो जनरल पर्पस रजिस्टर में भाई बेसिकली हमें कुछ भी स्टोर वगैरह करना है टेम्परेरी, सपोज करो हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग B रजिस्टर में दे देंगे, एक हमारा एक्यूमुलेटर्स ले लेंगे। तो यही सब काम है इनका। अगर हमें कुछ भी क्या बोलते हैं उसको चेंज करानी है, वैल्यूज़ इंटरचेंज करानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू दे देंगे हमारा DE को, एक वैल्यू दे देंगे HL को, और उन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग स्वैप करवा लेंगे। तो ठीक है, रजिस्टर्स काम आ जाते हैं, हमारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं, एंड इनको हम कभी भी सोलो यूज़ नहीं कर सकते। लाइक ऐसे नहीं होगा कि हम लोग B को यूज़ करें तो हमें BC साथ यूज़ करने पड़ते हैं, DE साथ यूज़ करने पड़ते हैं, HL साथ यूज़ करने पड़ते हैं। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि BD को ले लिया CE को ले लेना, ऐसा नहीं हो सकता। BC है तो BC ही है, DE है तो DE ही लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो रजिस्टर्स का इतना कुछ नहीं है, ठीक है, देख लिया क्या होता है, स्टोरेज वगैरह में काम आता है, कोई भी फंक्शन करना है तो रजिस्टर्स की हेल्प से करेंगे हम लोग फंक्शन, है ना। तो अब देखना है स्टैक पॉइंटर, ये ठीक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैक पॉइंटर देखते हैं, स्टैक पॉइंटर क्या होता है। अब स्टैक पॉइंटर क्या होता है कि सपोज करो कि जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है, अब प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर का रोल आता है कॉल इंस्ट्रक्शन में। कॉल इंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा रोल है स्टैक पॉइंटर का। तो स्टैक पॉइंटर होता क्या है कि बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच है स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ ठीक है। और इसमें क्या होता है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन हम लोग इसमें करते हैं। पुश एंड पॉप कैसे, अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो पहले से एक वैल्यू स्टोर है, हम लोग एक और वैल्यू पुश कर देंगे उसके ऊपर आ जाएगी, एक और वैल्यू पुश कर देंगे उसके ऊपर आ जाएगी, एक और वैल्यू पुश कर देंगे उसके ऊपर आ जाएगी, है ना। तो पुश मतलब हम वैल्यू डालते रहेंगे, पॉप मतलब वैल्यू निकालेंगे। तो होता क्या है कि जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर जो एड्रेस होल्ड करके रखता है उसको हमें कहीं प्रिजर्व कराना पड़ता है। तो एक तो ये है कि भाई हम लोग रैंडमली कहीं पे भी प्रिजर्व करा दे उसको, और फिर हम लोग बाद में जो है ढूंढते रहें कि यार हमने कहाँ प्रिजर्व कराया था, क्या कहाँ गया, गायब हो गया, छोड़ो, है ना। या फिर दूसरा क्या है, एक सिस्टमैटिक वे से स्टैक में हम उसको प्रिजर्व कराएं, ताकि जब हमें उसको वापस से लाना हो तो हम लोग पॉप ऑपरेशन लगा करके उसको वापस से लेके आएँ। तो स्टैक का काम क्या है,
बेसिकली स्टोरेज के काम आता है। एंड इसमें जो ऑपरेशंस लगते हैं वो पुश एंड पॉप, 2 ऑपरेशन हम लोग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये देखते हैं कि ये वाला जो कमांड है ये क्या कहती है। तो यार वैसे तो फ्लैग फ्लिप फ्लॉप जो है मेरे को इसके साथ ही बता देना चाहिए था, बट ठीक है चलो कोई नहीं यार, गलती हो जाती है ना। तो अब फ्लैग फ्लिप फ्लॉप जो है वो कनेक्टेड होता है ALU के साथ। एंड ये करता क्या है, ये बेसिकली हमें क्या बताता है, जो भी हमारा आउटपुट होगा उसका स्टेटस बताएगा, समझ रहे हो। अब फ्लैग फ्लिप फ्लॉप कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा साइन, है ना। उसके बाद 0, उसके बाद हमारा क्या हो सकता है पैरिटी, फिर पैरिटी में 2 आ जाते हैं, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, वो देखेंगे बाद में, डिस्कस करेंगे कभी। उसके बाद कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, है ना। तो बेसिकली यही होते हैं। तो अब होता क्या है कि हम लोग ने क्या किया, सपोज करो कि मैंने किया 5 + 9, यहाँ पे मैंने दिया 5, यहाँ पे मैंने दिया 9, तो 5 + 9 हमारे पास जब हम करेंगे तो आएगा 14। तो एक कैरी जनरेट हुआ ना। तो अब ये जो फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास कौन सा कैरी फ्लैग आ गया, कैरी फ्लैग जनरेट हो गया। तो अब ये क्या करेगा, उसके स्टेटस को बताएगा, ये नहीं बताएगा कि कैरी क्या जनरेट हुआ। सपोज इस केस में हमारे पास 1 कैरी जनरेट हुआ है ना, और अगर मैं ऐड करूँ 13 + 9 करूँ मैं, तो मेरे पास जो है 2 कैरी जनरेट होगा, 22 आएगा ना, तो कैरी 2 जनरेट होगा। तो ये हमें ये नहीं बताएगा कि क्या कैरी जनरेट हुआ है, ये बताएगा कि कैरी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब जो कैरी फ्लैग हमारा है उसकी वैल्यू 0 है या 1 है। तो फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स में क्या होता है कि अगर कि साइन है या नहीं है, 0 या 1, 0 फ्लैग है या नहीं है, 0 या 1, पैरिटी है या नहीं है, 0 या 1, कैरी है या नहीं है, 0 या 1। तो बेसिकली यही होता है कि जो आउटपुट है उसका स्टेटस क्या है, इज इट 0 और इज इट 1, समझ रहे हो। तो ये काम है हमारा फ्लैग फ्लिप फ्लॉप का, ठीक। तो ये हमारा था कुछ आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर एंड ब्लॉक डायग्राम के बारे में। एंड इसके बाद हम लोग जो है शुरू करेंगे अपने इंस्ट्रक्शन सेट्स 8085 के। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एंड शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को नीचे मेल बॉक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को टैग कर सकते हैं। थैंक यू।